नमस्कार, इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलवीर दीवान। पंजाब में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की तस्वीर काफ़ी हद तक साफ हो चुकी है। हालांकि पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि तमाम पार्टियों ने अपने जो कैंडिडेट हैं वो लगभग आधे से ज़्यादा संख्या में मैदान में उतार दिए हैं। किस तरह का एनालिसिस फिलहाल जो उम्मीदवार मैदान में आए हैं इनको लेकर रहने वाला है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार कैलाश जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया आपका। पंजाब में जिस तरह से अब ये कहें कि अब ज़्यादा समय नहीं है और उम्मीदवार भी लगभग काफ़ी हद तक सामने आ गए हैं। श्रोमणी अकाली दल से यदि बात शुरू करें, जिसने अभी 2 दिन पहले ही अपने 7 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, किस तरह की सोशल इंजीनियरिंग है, किस तरह के समीकरण हैं इन कैंडिडेट्स के नाम पर, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, अगर शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो उन्होंने बड़ा सोच समझ करके जो है ना अपने कैंडिडेट को उतारा है। जब आईपीसी लॉ लोकसभा में चेंज होने की बात आई तो अकाली दल ने बंदी सिखों का मुद्दा बहुत तेज़ी से उभारा, जिसको लेकर के लोकसभा में उनकी केंद्रीय गृह मंत्री के साथ हरसिमरत कौर बादल की अच्छी खासी बहस भी हुई। तो एक तरीके से जब अकाली दल ऐसी पोजीशन में है कि उसका भाजपा के साथ अलायंस नहीं हुआ, अभी तक का जो अगर आप पूरा सिनेरियो को देखना पड़ेगा आपको कि अकाली दल और भाजपा, यानी कि अकाली दल गांव को संभालता था और भाजपा शहरों को संभालती थी। अगर इसको थोड़ा और रिफाइंड वे में कहें तो सिखों की पॉलिटिक्स अकाली दल करती थी, हिंदुओं की पॉलिटिक्स भाजपा करती थी। अकाली दल को डर है कि हमारे साथ हिंदू नहीं आएगा, इसके लिए उन्होंने अपने 2 कैंडिडेट हिंदू उतारे। पटियाला सीट जो कि जहां अगर मतदाताओं के हिसाब से देखो तो सबसे बड़ी सीट है और वहां पे हिंदुओं की संख्या बहुत है। डेराबस्सी, जीरकपुर जैसे जो नए हैं, राजपुरा, जहां पे बहुत आबादी हिंदुओं की है, तो उन्होंने यहाँ पे एक हिंदू कैंडिडेट उतारा क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ पे जो असली लड़ाई है, जो असली लड़ाई जिता सकता है वो हिंदू वर्ग जिता सकता है। सेम यही चीज़ उन्होंने अमृतसर में अनिल जोशी के साथ किया है। अनिल जोशी एक हिंदू लीडर हैं, बेबाकी से अपनी बात को रखना जानते हैं। भाजपा से वो अकाली दल में गए हुए हैं, तो सोशल इंजीनियरिंग इस बार अकाली दल ने एक बार फिर से की है, जो कभी प्रकाश सिंह बादल किया करते थे। सोशल इंजीनियरिंग में बेशक आपने जैसे जिस तरह से समीकरण दिए हैं उसमें बेशक कहीं ना कहीं कामयाबी की तरफ श्रोमणी अकाली दल का फार्मूला जो है वो जा सकता है। लेकिन सर, जो पहली लिस्ट आई है उसमें यदि ऑब्जेक्शंस की बात करें तो ढींढसा ने बड़ा ऑब्जेक्शन जो है वो उठाया है। काफ़ी प्रयासों के बाद उनको पार्टी में वापस लाया गया था क्योंकि एक बड़ा नुकसान जो है वो हुआ था। और बादल जो प्रकाश सिंह बादल हैं, उनके बाद यदि दूसरा नाम लिया जाता था श्रोमणी अकाली दल में तो वो ढींढसा साहब का था। तो उनकी इस तरह की नाराज़गी क्या संकेत करती है? देखिए, ढींढसा साहब की अपनी नाराज़गी अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि बड़े समीकरण चेंज होने के बाद वो पार्टी में वापस आए थे। उन्होंने अपनी पार्टी को श्रोमणी अकाली दल में मर्ज किया। जहाँ तक की जानकारी है कि परमिंदर ढींढसा चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन सुखबीर बादल चाहते थे कि परमिंदर ढींढसा चुनाव लड़ें। लास्ट समय में आकर के उनको टिकट नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है एक लीडर जो कि कहते हैं अपनी पार्टी को मर्ज करके आया है और उसका अगर टिकट कटता है तो उसकी नाराज़गी अपनी जगह पे जाए। अब यहाँ पे मैनेजमेंट की बात आएगी, सुखबीर कैसे उसको मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। संगरूर में ढींढसा परिवार, अगर मैं कहूँ ढींढसा परिवार या ढींढसा सुखदेव सिंह ढींढसा या परमिंदर ढींढसा का एक मजबूत आधार है। अगर आप संगरूर बाई इलेक्शन को देखेंगे तो शिरोमणि अकाली दल इसीलिए चौथे नंबर पे था क्योंकि उसको पास ढींढसा परिवार नहीं था। तो ढींढसा साहब की नाराजगी निश्चित रूप से अकाली दल को भारी पड़ सकती है उस सीट पे। ये यदि अकाली दल को ये नाराज़गी भारी पड़ती है तो इसका फ़ायदा जो है, यानी जो ढींढसा की वोट होगी वो कहाँ जा सकती है? देखिए, अभी तो ये देखना पड़ेगा कि सुखदेव सिंह ढींढसा अगला कौन सा स्टेप उठाते हैं। क्या परमिंदर ढींढसा आज़ाद उम्मीदवार के रूप में आएंगे, या जैसा कि
उनके भाजपा के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। वो भाजपा भी उनको बहुत पसंद करती है और इसी कारण से वो उनका पार्टी का विलय शिरोमणि अकाली दल में हुआ था। अब भाजपा क्या उनको अपने पास लेकर के जाती है, तो ये देखना पड़ेगा उनका अगला स्टेप क्या है। उसके बाद ये तस्वीर साफ होगी कि क्या होने वाला है। हालात बन रहे हैं सर क्या भाजपा के और ढींढसा के एक होने के, क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी आ रही है दोनों की तरफ से। जाहिर सी बात है, सुखदेव सिंह ढींढसा और क्या कहते हैं अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे संबंध हैं, पुराने संबंध हैं। कभी सुखदेव सिंह ढींढसा केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो बहुत लंबे समय से इन लोगों का कहते हो संबंध बने हुए हैं। तो जैसा कि भाजपा अभी प्रत्याशियों की कमी से जूझ रही है, तो ऐसे में हो सकता है कि भाजपा परविंदर ढींढसा को अपने में शामिल करके उनको अपना प्रत्याशी बनाए। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। संगरूर में संजीवनी बन सकते हैं भाजपा के लिए ढींढसा, बिल्कुल बन सकते हैं। उनका एक वहां पे अपना एक आधार है, उनका अपना एक कद है, तो इसलिए कोई हर्ज मतलब आप आश्चर्यचकित ना होइएगा कि अगर वो परविंदर ढींढसा। लेकिन एक चीज और है, परमिंदर ढींढसा की आपको सुखदेव सिंह ढींढसा की आपको एक चीज देखना पड़ेगा। उन्होंने अभी तक जितनी भी राजनीति की है, उनके संबंध व्यक्तिगत संबंध जरूर, लेकिन उन्होंने की हमेशा पंथक की राजनीति है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आने वाले समय में ढींढसा परिवार क्या स्टेप लेता है, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। पहले जो 7 कैंडिडेट श्रोमणी अकाली दल के आए हैं, उनमें हरसिमरत कौर बादल का नाम नहीं है, क्या आश्चर्य है? ये आश्चर्यजनक है, निश्चित रूप से ये आश्चर्यजनक है, क्योंकि सबसे कद्दावर अगर आज की तारीख में अगर सुखबीर बादल को मैं प्रधान, और जैसा कि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है अभी तक, तो उसके बाद बादल परिवार का एकमात्र प्रत्याशी आज की तारीख में हरसिमरत कौर बादल हैं, और वो 3 बार की भटिंडा सीट से विजेता भी हैं। तो उनको टिकट ना दे करके निश्चित रूप से ये अकाली दल की एक बेचैनी भी झलक रही है, कहीं ना कहीं उनका एक कुछ डर भी दिख रहा है, या वो उनकी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा भी है, क्योंकि राजनीति में दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ है। तो ये अगर उनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है तो अलग बात है, लेकिन अगर वो पहली लिस्ट में अगर उनका नाम नहीं है, या उनको जैसा कि मार्केट में चर्चाएं हैं कि हरसिमरत की सीट बदलने के लिए भी बहुत सारा दबाव है उनके ऊपर, तो ये अगर ऐसा कुछ होता है तो भी कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। सर, बदलने की जो यदि बदलने की संभावनाएं हैं, तो ये बदलाव क्यों है? क्योंकि खुडिया साहब वहाँ पे आम आदमी पार्टी के हैं, आम आदमी पार्टी के जो उन्होंने बादल साहब को हराया था, ये भी वजह हो सकती है। और दूसरा, यदि परमपाल की बात करें, परमपाल कौर की बात करें, हालांकि अभी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन लगभग तय माना जा रहा है कि हो सकता है कि परमपाल कौर को भारतीय जनता पार्टी वहाँ से उतार सकती है। तो क्या वजह क्या रह सकती हैं यदि हरसिमरत कौर बादल को वहाँ से बदला जाता है? देखिए, उसके पीछे आपको थोड़ा अतीत में जाना पड़ेगा। 2020 में जब अकाली दल भाजपा का गठबंधन टूटा, उसके बाद से लेकर के आज तक अकाली दल के भटिंडा सीट से कई लीडर जो है ना, उनको छोड़ करके जा चुके हैं। भटिंडा देहाती, और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि सिकंदर सिंह मलूका जो कि मौड़ के प्रभारी थे, उनका पूरा परिवार, जैसे कि आपने नाम लिया परमपाल कौर का, वो क्या कहते हैं भाजपा में शामिल हो चुके हैं। जाहिर सी बात है कि वो प्रत्याशी होंगे। मलूका साहब आज भले ही अकाली दल में हो, लेकिन अकाली दल को भी पता है कि कहते हैं ऐसे रहने का कोई मायने नहीं रहता है, क्योंकि जब सामने में उनकी बहू होगी तो सिकंदर सिंह मलूका कहाँ होंगे, निश्चित रूप से वो अपने परिवार के साथ। तो अगर मलूका, इसी को देखते हुए उन्होंने मौड़ के प्रभारी से उनको हटा दिया, तो कई ऐसी सीटें जहाँ पे अकाली दल के लीडर, जो पुराने लीडर थे, जो छोड़ के चले गए, तो उससे अकाली दल के पूरे वोट बैंक के ऊपर कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्शन दिखता है। शायद यही कारण है कि उन्होंने हरसिमरत कौर बादल को अभी तक टिकट नहीं दी है। सीट यदि बदलते हैं तो क्या सुखबीर बादल जहां से चुनाव लड़ते हैं, जैसे चर्चाएं भी हैं कि सुखबीर बादल इस बार नहीं लड़ेंगे, तो क्या उनकी सीट पे भेजा जा सकता है? हाँ, ऐसी चर्चाएं बाजार में हैं कि फिरोजपुर सीट से कर रहे हैं, लेकिन जितनी जानकारी है कि हरसिमरत कौर बादल अपनी सीट को चेंज करने के हक में नहीं है।
तो इस बात की संभावनाएं बहुत कम है कि हरसिमरत कौर बादल अपनी सीट को बदलें। और यदि जिस तरह से हालात बदले हैं, बदलनी पड़ सकती है नई रणनीति के तहत, यदि पड़ जाए पार्टी को, तो क्या उनको सुखबीर सिंह बादल की जो सीट पे भेजे जाने की चर्चाएं हैं, तो फिर वो उनके सीट पास उनके लिए सुरक्षित है क्या? फिर उनके पास दो विकल्प हैं। एक खडूर साहब की सीट भी है जो कि पंथक सीट है, और एक फिरोजपुर सीट है जहां से खुद सुखबीर बादल सांसद हैं। अभी कहाँ पे ज़्यादा सुरक्षित मानते हैं आप? दोनों ही सीटें क्या कहते हैं उनके लिए अच्छी हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों ही सीटें उनके लिए सुरक्षित हैं, क्योंकि देखिए आपको एक चीज़ ये भी है, वो 3 बार की सांसद हैं, तो कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी भी खड़ी होती है। तो लेकिन नई सीट पे जाने पे वो चीज़ें गायब हो जाती हैं। तो उनके लिए दोनों ही विकल्प खुले हुए हैं। मैं तो कहूँगा कि तीनों ही विकल्प खुले हुए हैं। और कांग्रेस ने भी अपनी पहली सूची जो है रात जारी की है। इसको किस तरह से देखते हैं सर, जो उम्मीदवार आए हैं मैदान में, किस तरह से क्या रणनीति है पार्टी के पीछे? कोई सोशल इंजीनियरिंग इसमें काम कर रही है, या फिर कद देखा गया है नेताओं का? देखिए आपको इससे पहले ये समझना पड़ेगा, पंजाब में आज की तारीख में जो चुनाव होने जा रहे हैं 1 जून को, वहाँ उसमें 4 राष्ट्रीय पार्टियां और 1 क्षेत्रीय पार्टी, यानी कि 5 पार्टियां, शिरोमणि अकाली दल क्षेत्रीय पार्टी और 4 राष्ट्रीय पार्टी जिसमें कि बहुजन समाज पार्टी भी है। 5 पार्टियों के बीच जो है ना मुकाबला होने जा रहा है। पांचवा मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी कई सीटों पे बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। जीते हारे वो अलग बात है, लेकिन उनका वोट बैंक एक इंटैक्ट रहता है। तो 5 पार्टियों के बीच में जब लड़ाई होने जा रही है तो चेहरा बहुत महत्वपूर्ण है। लड़ाई चेहरे के ऊपर आ जाती है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, पार्टियां पीछे होती जाएंगी और चेहरे आगे होते जाएंगे। तो निश्चित रूप से ये बात कांग्रेस को भी पता है, अकाली दल को भी पता है, भाजपा को भी पता है और आम आदमी पार्टी को भी पता है कि आने वाले समय में चेहरे बहुत काउंट करेंगे। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने अपने 5 मंत्री उतारे और कांग्रेस ने अपने चर्चित चेहरे एक्स सीएम चरणजीत सिंह चन्नी जलंधर में, सुखपाल खैरा संगरूर से, सबको पता है कि सुखपाल खैरा सीधी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने जो भी उतारे हैं वो प्रॉपर चेहरे उतारे हैं, ताकि पार्टी तो रहे लेकिन साथ में एक चेहरा भी काउंट करे। पटियाला में धर्मवीर गांधी को उन्होंने मौका दिया है। धर्मवीर गांधी वो हैं जो परनीत कौर को हरा चुके हैं। तो आपको कांग्रेस के लिए कितनी उम्मीद यहाँ पे बचती है? क्योंकि बेशक धर्मवीर गांधी ने परनीत कौर को हराया और कैप्टन परिवार इस वक्त कांग्रेस के साथ नहीं बल्कि खिलाफ है। तो यहाँ आपको लगता है कि गांधी जो हैं वो कांग्रेस की उम्मीदों पर खरा उतर सकते हैं? देखिए, मैं आपको पहले ही कहा कि ये लड़ाई चेहरों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगी। जहाँ पे 5 या 4 पार्टियां आमने सामने में होंगी, पटियाला सीट पे अगर आप देखें तो एनके शर्मा को अकाली दल ने उतारा जो कि हिंदू कैंडिडेट है। परनीत कौर एक कॉमन चेहरा रही हैं शुरू से, कैप्टन अमरिंदर सिंह एक कॉमन चेहरा रहे हैं। उनके नेतृत्व में हिंदुओं ने भी भरोसा जताया है और सिखों ने भी भरोसा जताया है। आप डॉक्टर धर्मवीर गांधी की बात कर रहे हैं, डॉक्टर धर्मवीर गांधी निश्चित रूप से एक बड़ा नाम है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि 2014 में जब वो चुनाव जीते थे उस समय में आम आदमी पार्टी का उदय हो रहा था और लोगों को नए विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी दिख रही थी। पंजाब जो कि हमेशा नए प्रयोग के ऊपर ध्यान देता है, उस समय में आम आदमी पार्टी के 4 सांसद पंजाब से जीते थे, जबकि पूरी कंट्री में उनका कोई भी प्रत्याशी नहीं जीता था। तो 2014 से 2024 के बीच में अगर आप कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद कंपेयर करना ठीक नहीं होगा। बहुत सारा कुछ तस्वीरें बदल चुकी हैं। वो अब आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नहीं है, वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो कांग्रेस, हालांकि परनीत कौर जहां पे 30-40 सालों से उनका परिवार पटियाला सीट पे रहा है, उनका एक आधार है। तो धर्मवीर गांधी को अभी अपनी स्वीकृति बढ़ानी है कांग्रेस में, तो उनके सामने में भी कई चुनौतियां हैं जिसको उन्हें फेस करना पड़ेगा। विरोध भी है निश्चित रूप से।
परनीत कौर के बारे में यदि सर बात की जाए तो वो शिकायत जो अक्सर राजा साहब यानी कैप्टन साहब के प्रति रही है लोगों की कि वो जब सत्ता में होते हैं तो अप्रोच कम हो जाती है, सत्ता से बाहर भी हो तो भी अप्रोच कम होती है, इस तरह की शिकायत जो है वो राजा के लिए ज़रूर है, लेकिन परनीत कौर के बारे में इस तरह की शिकायत कभी निकल के नहीं आई। वो अप्रोचेबल है, वो हमेशा रहेंगे। फ़ायदा मिल सकता है निश्चित रूप से इसका एक क्या कहते हैं, किसी भी लीडर को इसका एक फ़ायदा रहता ही है, क्योंकि वो जनता के कितने अप्रोच में है। इसका बेनिफिट तो किसी को भी, हर लीडर को मिलता है। आपने कहा कि चेहरे देखकर भी फैसला लिया है। चरणजीत सिंह चन्नी जो पूर्व सीएम है, निश्चित तौर पर एक बड़ा चेहरा कांग्रेस के लिए वो हैं, लेकिन जालंधर में जिस तरह से चौधरी परिवार को इग्नोर किया गया है, उनको नज़रअंदाज किया गया है, विरोध तो रहा ही है, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा के दौरान संतोष चौधरी का देहांत होना, आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी सहानुभूति जो है परिवार के साथ लोगों की होगी? क्योंकि इस तरह की घटना जो है वो उस वक्त सामने आई थी जब राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे और उसी यात्रा में संतोष चौधरी जो है वो उनका देहांत होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको नज़रअंदाज पार्टी ने किया। क्या भारी पड़ सकता है? देखिए, आपको निश्चित रूप से चौधरी संतोष सिंह एक सुलझे हुए और शांत किस्म के लीडर थे। जलंधर के लोगों ने उनको पसंद किया, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसके बाद एक बाई इलेक्शन भी हुआ जिसमें चौधरी संतोष सिंह की पत्नी ने चुनाव लड़ा और वो चुनाव कांग्रेस ने पूरी मजबूती के साथ लड़ा, लेकिन वो हार गई। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि चौधरी खानदान का अपना एक वोट बैंक है और वो कितना इंटैक्ट रहता है चुनाव तक। क्या कांग्रेस चौधरी पर फैमिली को मनाने में कामयाब होगी? अगर कामयाब होती है तो कांग्रेस के लिए फ़ायदा है, अगर कामयाब नहीं होती है तो निश्चित रूप से चरणजीत सिंह चन्नी के लिए कुछ ना कुछ तो परेशानियां खड़ी होंगी, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा जो 50-60 सालों से इंदिरा गांधी के समय से फैमिली जो चली आ रही है, तो आज शायद वो तीसरी जनरेशन है जो कि कहते हैं वहाँ पे चुनाव लड़ रही है, तो उनका एक अपना आधार है। बीजेपी जो कैंडिडेट लेके आई है सर, क्या आपको लगता है कि किसानों का जो विरोध चल रहा है प्रदेश में, आपको लगता है कि जितने ये चेहरे उतारे हैं भारतीय जनता पार्टी ने, ये इस विरोध को झेलते हुए भारतीय जनता पार्टी को कोई उम्मीद दे सकते हैं पंजाब में? देखिए, आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, पंजाब के मतदाता हमेशा उसके साथ खड़े होते हैं जो जुल्म या जबर के खिलाफ लड़ता है। ये पंजाब की साइकोलॉजी है। अगर यहाँ पे जुल्म और जबर नहीं है, यहाँ पे दबाव है। भाजपा के सामने में किसानों का एक दबाव है, एक बाधा है। अगर पंजाब के लीडर यहाँ पे उन बाधाओं के साथ खड़े हो जाते हैं तो साथ में एक ऐसा भी तबका है जो ऐसे लोगों को पसंद भी करता है। तो अगर वो खड़े रहते हैं, जीत हार पे मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन अगर वो खड़े भी रहते हैं तो भी उनके लिए एक जमीन तैयार हो सकती है, बशर्ते कि वो उस पर खड़े रह पाए। इस वक्त अकाली दल के साथ नहीं है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अकाली दल के साथ बहुत सालों तक राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में की है। क्या इस वक्त अकेली भाजपा को वो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है सर, इस मुकाम पे आके, जब उसने अकाली दल के साथ अपने आप को रखा और अपना आधार मजबूत नहीं कर पाई? क्या एक इस वक्त कहें कि वो कमजोरी महसूस हो रही है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा आज केंद्र में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। तो जो फैसले सही या गलत, अगर उनको फ़ायदा मिल रहा है तो नुकसान भी उन्हीं को उठाना पड़ेगा। अगर लोग उनकी जय जयकार करेंगे तो नारे भी उन्हीं के खिलाफ लगेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर क्या कहते हैं वो भले ही वो बिल वापस हो गए, जिसके लिए लड़ाई थी वो बिल वापस हो चुके हैं, उसका कोई अस्तित्व आज की तारीख में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे विरोध है। अब वो राजनीतिक विरोध है या वो वास्तविक विरोध है, ये फैसला तो लोगों ने देखना है, लोगों ने करना है कि आखिर क्यों।
जैसे आपने कहा सर कि जैसे समय नज़दीक आता रहेगा और लास्ट फेज में है हमारा यहाँ पंजाब में चुनाव, जैसे आपने कहा कि जैसे जैसे नज़दीक समय आएगा पार्टियां पीछे हो जाएंगी और चेहरे जो हैं वो आगे हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी जो सत्ता में है पंजाब में, 5 कैबिनेट मिनिस्टर उनको सामने लेकर आए हैं, उधार के कैंडिडेट जो हैं वो सामने आए हैं। तो आपको लगता है कि जो चेहरे पेश किए हैं आम आदमी पार्टी ने, उन चेहरों को लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को कोई उम्मीद करनी चाहिए? क्योंकि विकास के कार्यों के साथ दावों के साथ, विकास के दावों के साथ आम आदमी पार्टी जो है वो उतर रही है मैदान में। आपको ये देखिए, मैंने पहले भी कहा, चूंकि 5 पार्टियां हैं, 4 सीधे सीधे हैं, 5वीं बहुजन समाज पार्टी है, सभी पार्टियों को चेहरे की कमी खल रही है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को अपने 5 मंत्रियों को उतारना पड़ता है। कांग्रेस से ला करके 2 कैंडिडेट खड़े कर दिए। आम आदमी पार्टी शिरोमणि अकाली दल से पवन टीनू भाजपा में शामिल होते हैं और वो जलंधर से उम्मीदवार बन सकते हैं। तो ये कमी सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के पास भी है, यही कमी भाजपा के पास भी है। हालांकि कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल इससे नहीं जूझ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा जो दूसरी पार्टियों में गए हैं वो कांग्रेस से ही गए। सुशील रिंकू कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में जाते हैं, डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी से कांग्रेस से जाते हैं, गुरप्रीत सिंह जीपी कांग्रेस से जाते हैं, रवनीत बिट्टू कांग्रेस से जाते हैं, परनीत कौर कांग्रेस से आती हैं। तो आप ध्यान से देखिए तो सभी पार्टियों को अगर आज की तारीख में कोई फीड कर रहा है तो कांग्रेस कर रही है। तो लेकिन जिस तरह से सर आम आदमी पार्टी कह रही है कि विकास कार्यों के दावों को लेकर वो सरकार बनाएंगे, विकास जो है 2 साल के कार्यकाल के उसको लेकर वो जनता के बीच में है, तो आपको लगता नहीं कि ऐसे में चेहरे जो हैं वो मायने नहीं रखेंगे, विकास कार्य मायने रखेंगे? नहीं, देखिए आप अगर विकास कार्यों के ऊपर ही उन्होंने जाना होता तो उनको फिर बाहर से प्रत्याशी लेकर के आने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर वो अपने ऊपर भरोसा करते, फिर उन्हें गुरप्रीत जीपी को नहीं लाना पड़ता, पवन टीनू को नहीं लाना पड़ता, डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल को नहीं लाना पड़ता। फिर वो विकास के ऊपर जाते हैं, फिर वो अपने वॉलंटियर के ऊपर जाते हैं। अगर उन्होंने अपने 5 मंत्रियों को उतारा है तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक फेस दिया है। ठीक है, वो मंत्री उन्हीं की पार्टी के हैं, लेकिन जो पार्टी सत्ता में है और 2 साल से पंजाब में है, क्या उनके पास कोई भी एक वॉलंटियर ऐसा नहीं था जिसको कि कहते हैं आप लोकसभा में अपना चेहरा बना सकते हैं? तो जाहिर सी बात है कि पार्टी ने ये चीज देखा है कि अल्टीमेटली हमको एक मजबूत फेस लेकर के आना पड़ेगा जिसको लेकर के हम अपनी बात को आगे रख पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल पंजाब में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की जो तस्वीर साफ फिलहाल अभी तक हुई है, उसको लेकर ये था हमारा एक छोटा सा विश्लेषण वरिष्ठ पत्रकार कैलाश जी के साथ। अगली बार फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।